कहानी की शुरुआत होती है साल 1940 में, जब आर्मी ऑफिसर जॉन को पकड़ लिया गया और उसे एक कागज पर दस्तखत करने को कहने लगे जिसमें लिखा हुआ था कि वो एक जासूस है। क्योंकि ये बात झूठ थी, इसीलिए जॉन ने साइन करने से मना कर दिया। तभी वो लोग जॉन की बीवी को भी ले आए, जिसे सिपाहियों ने इतना टॉर्चर किया था कि अब वो जॉन के जासूस होने वाली बात को कबूल कर रही थी। इसके बाद कई कैदियों को प्रिजन कैंप में भेज दिया गया। उन्हें बताया गया कि ये पूरा इलाका उनकी जेल ही है, क्योंकि वो जगह बर्फ से घिरी हुई थी। इसीलिए अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। भगोड़ों के सर पर इनाम भी रखा जाता था, इसीलिए जो लोकल लोग हैं वो भी मार देंगे तुम्हें। फिर सभी कैदियों के सर मंडवा दिए गए और रात को जब खाने का वक्त हुआ तो उन्हें बहुत ही कम खाना मिला। विटामिन की कमी की वजह से बहुत सारे आदमियों को रात को दिखना कम हो गया था। फिर स्मिथ नाम के एक आदमी ने गलती से थोड़ा खाना गिरा दिया। एक मजदूर कैदी फौरन उस पर झपट पड़ा, लेकिन स्मिथ ने फौरन पैर रखकर अपना खाना बचा लिया। जॉन को उस आदमी पर दया आई और उसने अपना खाना दे दिया। इस पर स्मिथ ने कहा कि ज्यादा दयालु बनना भारी पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हारी जान चली जाएगी। यहाँ पे स्मिथ के वहां से जाने के बाद रॉय नाम के कैदी ने जॉन को बताया कि वो एक अमेरिकन है। सिर्फ इसी वजह से उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जॉन ने बताया कि मुझे भी एक झूठे इल्जाम पर फंसाया गया है, जिस पर रॉय हंसते हुए बोला कि मैंने तो बस गलत मूवी में एक्टिंग कर ली, ये गुनाह है मेरा। फिर अंदर हम वाका नाम के कैदी को देखते हैं जो जुआ खेल रहा था। रॉय ने जॉन को उसके बारे में बताया कि ये एक खतरनाक बदमाश है। गार्ड वाका को कुछ भी करने से नहीं रोकते, इसलिए सब लोग उससे डरते हैं। कुछ दूसरे कैदियों को गुलाम और मजदूरों के तौर पर पकड़ा गया। अब जॉन बात करने लगा कि यहाँ से भागना हो तो क्या किया जाए, लेकिन रॉय ने कहा कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। उसने चेतावनी दी कि जिंदा नहीं बच पाओगे। उसी वक्त वाका ने एक कैदी से उसका स्वेटर मांगा। जब उस आदमी ने मना किया तो वाका ने चाकू निकालकर उसे घोंप दिया। फिर एक दूसरे कैदी ने उसका स्वेटर उतारकर वाका को दे दिया, जिसे देकर जुए में हारे हुए पैसे एक तरह से चुकता कर दिए। दिन बीतते गए और जॉन ने धीरे धीरे कैंप के तौर तरीके में खुद को ढाल लिया। कैदियों को बर्फ में कोयला निकालने और लकड़ियां काटने का काम करना पड़ता, लेकिन उन्हें खाना बहुत कम दिया जाता और सोने की जगह बिल्कुल गर्म नहीं थी। उन्हें नए कपड़े और जूते तक भी नहीं मिलते थे। एक रात जॉन को अपने कपड़ों में कुछ जुएं मिली और रॉय कहने लगा कि मेरे पास इसका एक इलाज है। उसने जॉन से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, पर तभी अचानक उन्हें एक धमाके की आवाज नहीं दी। जल्द ही उन्हें समझ आया कि कोयले की कान में धमाका हुआ है। जब रॉय उसके कपड़ों को बर्फ में डुबा रहा था, तब जॉन टावर को देखकर भागने के बारे में सोच रहा था। रॉय ने बताया कि मेरा एक दोस्त है लाजर, वो हमें यहाँ से निकाल सकता है। जिसके बाद वो प्लान के बारे में बातचीत करने लगे और ये तय किया कि यहाँ से भागकर अगर वो साउथ के डायरेक्शन में जाते हैं तो वो मंगोलिया देश पहुंच जाएंगे। लेकिन इतने लंबे रास्ते के लिए उन्हें खाना इकट्ठा करना पड़ेगा और साथ ही ठंड कम होने का इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस बर्फ में तो वो मर जाएंगे। इसके बाद रॉय ने सिगरेट के बदले खाना लेना शुरू किया, जिसे उसने लकड़ी के ढीले फर्श के नीचे छुपा दिया। जॉन ने दुबाए हुए कपड़ों को चेक किया और देखा कि सारी जुएं वहां जमा हो गई थी। कुछ देर बाद सिपाही कैदियों को काम पर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तेज बर्फबारी और आंधी की वजह से उनका चलना मुश्किल होने लगा और कुछ आदमी गिरने लगे। सिपाहियों ने कैदियों को थोड़ी देर के लिए लेटने दिया, ये कहते हुए कि हमें कोई परवाह नहीं है अगर तुम मर भी गए। तब स्मिथ ने शिकायत की तो उसके सर पर बंदूक तान दी गई, लेकिन वो गार्ड को नजरअंदाज करके जंगल की तरफ चल दिया। फिर सिपाही भी सब कैदियों को जंगल के अंदर ले गए। कैदियों ने जल्द ही लकड़ियां जोड़कर एक छोटा सा बसेरा बना लिया और वो स्मिथ को भी साथ शामिल होने को कहने लगे। अगले दिन सब कैदियों में से स्मिथ और जॉन को कोयले के काम के लिए चुना गया। वहाँ उन्हें लगातार खांसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सांस लेना भी मुश्किल था। ऊपर से गुफा के अंदर कभी भी टूट-फूट शुरू हो जाती। हवा की कमी की वजह से जॉन गिर पड़ा और उसे ऐसा लगने लगा कि वो अपने घर पहुंच गया हो। वो अपने ख्याल में अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी गार्ड उसे गोली मारने के लिए तैयार था। खुशकिस्मती से स्मिथ ने उसी वक्त उसे वापस खींच लिया। उसका शुक्रिया अदा करते हुए जॉन ने उसे अपने भागने के प्लान का बताया, लेकिन स्मिथ ने उसे कहा कि रॉय तो सालों से लोगों को पागल बना रहा है। जो भी नया कैदी आता है उसके साथ ऐसा ही करता है। फिर भी जॉन अपनी जिद पर रहा और स्मिथ भी उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उस रात जॉन ने रॉय को बाहर ले जाकर दिखाया कि आंधी इतनी तेज है कि उनके पांव के निशान ढक जाएंगे, इसीलिए अभी भागना चाहिए। लेकिन रॉय ने मना कर दिया और खाने की कमी का बहाना बनाया। इसी बीच वाका ने उन्हें देख लिया और वो वापस चले गए। इसी बीच आंद्रेस को पता चल गया कि काजिक नाम का एक कैदी अपनी रात को ना देखने वाली बीमारी को छुपा रहा है। इस पर काजिक कसम खाने लगा कि दिन में उसे बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, रात को मैं तुम्हारा सहारा लेकर चल लूंगा। उसने अंद्रेस से अपने प्लान को छुपाने की गुजारिश की ताकि वो भी इस प्लान का हिस्सा बना रहे। इसी दौरान स्मिथ ने अपनी सोने की घड़ी लाजर को दे दी ताकि वो उसी में भागने की इंफॉर्मेशन ले सके। लाजर ने बताया कि उन्हें भागने के लिए जनरेटर बंद करना होगा, जिससे उन्हें 10 मिनट का गुप्त अंधेरा मिलेगा और उन्हें भागने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये काम तब करना होगा जब फौजियों की शिफ्ट बदलती है। जब वो लोग सही वक्त इंतजार कर रहे थे, तभी वाका ने जॉन पर अचानक से झपटा मारा और इसकी गर्दन पर चाकू रखकर कहा कि मुझ पर जुआरियों को बहुत कर्ज है, इसलिए वो भी यहाँ से भागना चाहता है। जॉन की गर्दन पर चाकू था। वो इस हालत में नहीं था कि वो मना कर पाए, तो जॉन को मानना ही पड़ा। जैसे ही भागने का वक्त आया तो कैदियों ने जनरेटर बंद कर दिया और तारों को काटकर भाग गए। अलार्म फौरन बज गया, लेकिन आंधी की वजह से गार्ड्स को कुछ दिखाई नहीं दिया और ना ही उनके पांव के निशान बचे। वो अपने कुत्तों के साथ जंगल में घुस गए, इस उम्मीद के साथ कि उनकी नग भगोड़ों को ढूंढ लेगी। 7 कैदी जंगल में जितना तेज हो सके उतना तेज भाग रहे थे। थोड़ी ही देर में वो इतना थक गए थे कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। तब जॉन ने हाफते हुए उन्हें याद दिलाया कि कुत्ते बहुत तेज भागते हैं, हमें चलते रहना होगा। उन्होंने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बर्फ उनकी आंखों को अंधा करने लगी थी, इसलिए अब वो छुपने की जगह ढूंढने लगे। जॉन ने रुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि ये आंधी गार्ड्स को भी तो रोक रही होगी जैसे उन्हें रोक रही है। फिर उसने वाका का चाकू लिया और पेड़ों की छाल काटकर अपने लिए मास्क बना लिया, जिससे वो लोग अपने चेहरे को बर्फ से बचा सके। अब वो बिना किसी दिक्कत के चल सकते थे। कुछ वक्त बाद जब आंधी रुक गई तो वो लोग आराम करने के लिए बैठ गए और अपना खाना इकट्ठा किया। तब जॉन ने देखा कि वाका ने रॉय की जैकेट पहनी हुई थी। वाका ने बताया कि रॉय उन्हें धोखा देने वाला था, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया और उसका जमा किया हुआ सारा खाना ले आया हूँ। फिर जब सफर दोबारा शुरू हुआ तो स्मिथ ने चुपके से जॉन से कहा कि वाका को साथ लेना शैतान से सौदा करने जैसा है। इसके
बाद अचानक दूर से चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन वो सिर्फ बेरिया थे। दिन गुजरते गए और जॉन अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए धूप की डायरेक्शन से रास्ता ढूंढने लगा। ये देखकर वाका बहुत खुश हुआ और बोला कि कुछ भी हो भाई, मैं तेरा साथ दूंगा। अगली बार जब वो आराम के लिए बैठे तो जॉन समझ गया था कि उन्हें झील तक पहुंचने के लिए 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का ही खाना बचा हुआ है, इसलिए उन्हें शिकार करना होगा या मछलियां पकड़नी होगी। वाका ने गांव लूटने का आइडिया दिया, लेकिन सबने मना कर दिया। इसी दौरान काजिक लकड़ी ढूंढने गया, लेकिन रात होगी और वो अंधेरे की वजह से खो गया। ठंड की वजह से बर्म होने लगे और आखिरकार वो मर गया। सब ने उसे दफन किया और आगे का सफर जारी रखा। कुछ हफ्तों बाद सब लोग भूख से बेहाल हो गए और कीड़े मकोड़े खाने लगे। उनके जिस्म इतना थक चुके थे कि चलना मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन्होंने एक गुफा में पनाह ली। एक रात वाका ने जॉन से पूछा कि सबसे पहले कौन मरेगा। उसकी बातों से लग रहा था कि वो अपने साथियों को खाने के लिए भी तैयार है। अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी और देखा कि बेरिये एक मुर्दा जानवर को खा रहे हैं। सब ने उन्हें भगाया और फिर खुद उस जानवर को खाने लगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखे थे। ये सब देखकर जॉन तंग आ गया और अकेला झील ढूंढने निकल गया। कुछ दिन बाद वो वापस आया और बताया कि उसे झील मिल गई है। थोड़ा आराम करने के बाद सभी के साथ झील की तरफ निकल पड़ा। सब उसके साथ चले और 3 दिन तक झील की तरफ पहुंच गए। थोड़ा आराम करने के बाद वो बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। जंगल से गुजरते हुए उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। फिर उन्होंने चालाकी से उस शख्स को घेर लिया और वाका उस पर हमला करने ही वाला था कि जॉन ने उसे रोक दिया। वो एक लड़की थी जिसका नाम आइरीना था, एक पोलिश लड़की जो खुद भी भागकर आई थी और खाने और हिफाजत के लिए उनका पीछा कर रही थी। जॉन इसे साथ लेना चाहता था, लेकिन बाकी सब ने मना कर दिया क्योंकि खाना कम था और उनकी रफ्तार भी स्लो हो जाती। कुछ देर बाद उन्हें किचन में फंसा हुआ एक जानवर मिला जो उनका खाना बन गया, लेकिन अंद्रेस पीछे कुछ देखकर अलग हो गया और शाम को आइरीना के साथ वापस आया। अब आइरीना ग्रुप का हिस्सा बन गई। अगली सुबह उन्होंने कुछ चीजों से साबुन बनाया और अपने कपड़े साफ किए और उन्होंने अपनी शेव वगैरह भी की। वाका ने उनकी मदद लेने से मना कर दिया और खुद ही अपनी दाढ़ी काटने लगा। कुछ वक्त बाद उन्हें एक झील का हिस्सा मिला जो बर्फ से जमा हुआ था। आइरीना हिम्मत करती हुई उस पर दौड़ती हुई दूसरी तरफ पहुंच गई। बाकी सब भी उसके पीछे गए और मुश्किल से उस हिस्से को पार कर दिया। आगे चलकर स्मिथ ने आइरीना से उसके माजी के बारे में पूछा। उसने कहा कि रशियन सिपाहियों ने उसके माँ बाप को मार दिया था, लेकिन स्मिथ को शक हुआ कि ये झूठ बोल रही है। लेकिन फिलहाल उसने बात छोड़ दी और आइरीना से कहा कि वादा करो कि तुम दोबारा झूठ नहीं बोलोगी। कुछ वक्त बाद उन्हें दूर एक कस्बा दिखाई दिया और उन्होंने खाना लेने के लिए चुपके से उसमें घुसने का प्लान बनाया, लेकिन इसमें पहचाने जाने का रिस्क बहुत बड़ा था। अगर किसी भी तरीके से जेल तक ये बात फैल गई कि वो इस तरफ आए हैं तो उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया जाएगा और वो लोग ये रिस्क नहीं उठा सकते थे। इसलिए फैसला हुआ कि जंगल के रास्ते से घूम कर निकलेंगे। शाम को उन सब ने देखा कि वाका वहां से गायब है और सब ये सोचने लगे कि कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दे दिया। उसी पल वाका वापस आ गया और स्मिथ गुस्से में उस पर झपटा और उसे गालियां देने लगा। तभी वाका ने अपना बैग खोलकर मरे हुए जानवर दिखाए और कहा कि ये कुत्ते को भी मारना पड़ा, जिन्हें का यही घिनौना रास्ता बचा हुआ है हमारे पास। वो एक चुराई हुई शराब की बोतल भी लाया था अपने साथ और कहने लगा कि आज मेरा बर्थडे है, चलो मनाते हैं। रात को खाने के दौरान वाका ने एक फोक सॉन्ग गाना शुरू किया और आइरीना भी उसके साथ गाने लगी, जिससे वाका को एहसास हुआ कि वो भी उसकी तरह सड़कों पर रही होगी। अब सबको पता चल चुका था कि आइरीना ने झूठ बोला था, इसीलिए आइरीना ने आखिरकार अपनी कहानी सुनाई। उसके माँ बाप दोनों जासूस थे। कुछ साल पहले उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और उनके बच्चों को अनाथ आश्रम भेज दिया गया। उस अनाथ आश्रम में जब मेरा भाई मर गया तो मैंने वहां से भागने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने सफर जारी रखा, लेकिन रास्ते में एक जगह ऐसी आई जहां बहुत ज्यादा मच्छर थे, जिस वजह से उन सबके चेहरे सूज कर बिगड़ गए। जब उन्होंने कुछ लोकल लोगों को गुजरते हुए देखा तो नोटिस किया कि मच्छर उन पर हमला नहीं कर रहे। पकड़े जाने के डर से उन्हें चुप रहना पड़ा, लेकिन ज़रोन बाहर निकलकर एक आदमी से उसका राज पूछने चला गया। उस आदमी ने उसे एक हार पहना दिया जो मच्छरों को दूर रखता है। फिर उन्होंने आराम से सफर शुरू किया। दिन बीतते गए और आइरीना ने एक एक करके सबसे बात की, उनकी कहानियां जानी। अंद्रेस एक वक्त पर प्रीस्ट था, थॉमस एक पेस्ट्री शेफ जो एक्टर बनना चाहता था, ज़ोरोन एक अकाउंटेंट था जिसे गलती से गवर्नमेंट बिल्डिंग की फोटो लेने पर जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, और स्मिथ एक इंजीनियर था जो काम ढूंढने के लिए रशिया आया था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके बेटे को गोली मार दी गई। जब वो आराम के लिए रुके तो आइरीना ने स्मिथ के पांव के जख्म अपनी स्कर्ट के कपड़े से साफ किए। जल्द ही वो रेल की पटरियों तक पहुंच गए और जॉन ने हिसाब लगाया कि बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 4 दिन लगेंगे। बस इस इलाके में किसान और गार्ड्स हैं, इसीलिए उन्हें इस जगह को रात होने से पहले पार करना होगा। जब वो इंतजार कर रहे थे तो वाका अपने तवीज को घूरता रहा। तभी ज़रोन ने उसका मजाक उड़ा दिया और वाका ने फौरन उस पर हमला कर दिया। बाकी लोगों ने बीच बचाव करवाया। कुछ घंटों बाद सब लोग फिर से ठीक हो गए और आखिरकार वो बॉर्डर को पार करके मंगोलिया में घुस गए। लेकिन वाका ने कहा कि मैं रशिया में ही रहूंगा। उसने और जॉन ने अलग होने से पहले एक आखिरी बार हाथ मिलाया। अब बाकी सब रेगिस्तान से गुजरते हुए शहर की तरफ जा रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल फिर खराब हो गया जब उन्होंने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि मंगोलिया अब रशियन कंट्रोल में है। अब बेचारों ने शहर जाने के बजाय रेगिस्तान में रुकने का फैसला किया। फिर उन्होंने एक बुद्धिस्ट टेंपल ढूंढा, यही सोचकर कि मोंग किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन वो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। जमीन में दफन की खोपड़ियां मिलने के बाद अंद्रेस ने बताया कि रशिया में भी यही हुआ था। पादरियों को गोली मार दी गई या गिरफ्तार कर लिया गया था और धर्म पर हर तरह का बैन लगा दिया गया। अंद्रेस के चर्च को भी तोड़ दिया गया और जब उसने चर्च को देखा तो उसने गुस्से में आकर एक जवान गार्ड को मार दिया था। सबने मिलकर फैसला किया कि इंडिया ही सेफ जगह है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें चाइना को पार करना होगा। अगले कुछ हफ्तों तक वो तपती हुई धूप में रेगिस्तान से गुजरते रहे। एक दिन अचानक कुछ घुड़सवारों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने अपने आप को तिब्बत जा रहे अमेरिकन बताया। खुशकिस्मती से घुड़सवारों ने उन पर यकीन कर लिया और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद एक जवान घुड़सवार वापस आया जिसे दूसरों ने उन्हें पानी देने के लिए भेजा था। दिन बीते गए और वो लोग धूप से बचने के लिए लकड़ी और कपड़ों से अपना सर और पांव ढक कर चलते रहे। उन्होंने पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी खत्म हो गया। तभी स्मिथ को दूर कुछ दरख्त नजर आए, लेकिन जॉन ने कहा कि तुम्हें वहम हो रहा है। तब स्मिथ बहुत घबरा गया तो बाकी लोगों ने उसका साथ दिया। कुछ देर बाद उन्होंने एक परिंदा उड़ता हुआ देखा जिससे साबित हो गया कि वहां पानी है और जॉन ने सोचा कि स्मिथ को कोई वहम नहीं हुआ। सब तेज भागने लगे और आखिरकार उन्हें एक कुआं मिल गया। उन्होंने खूब पानी पिया और रात वहीं पर कैंप लगाया। सुबह
उठकर जितना पानी भर सकते थे उन्होंने भर लिया और फिर सफर शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद उनका सामना एक तेज रेत के तूफान से हुआ। सब लोग घबरा गए और एक गड्ढे में छुपकर अपनी जान बचाई। तूफान तो रुक गया लेकिन उनका सारा पानी खो गया। आने वाले दिनों में अरीना और थॉमस बीमार होने लगे। स्मिथ ने कहा कि उन्हें वापस कुआं ढूंढना चाहिए, लेकिन जॉन ने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में है। प्यास इतनी बढ़ गई थी कि वो लोग पत्थर चूसकर अपनी प्यास कम करने लगे। अचानक अरीना गिर पड़ी। उसके पांव बहुत सूज चुके थे। उसने कहा कि वो सब पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन सब ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। वो लोग उसे संभालते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा गिर पड़ी। इस बार अंद्रेस ने उसे उठाकर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अरीना ने उसे रोका और कहा कि मुझे नीचे रख दो। उसने सबको आखिरी बार देखा और वहीं दम तोड़ दिया। सब ने उसे रेगिस्तान की रेत में ही दफन किया और उसके लिए प्रार्थना की। उसके बाद वो फिर से सफर पर निकल पड़े। हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत खराब होती जा रही थी। उनके पांव पर जख्म गहरे होते जा रहे थे। तोमास उन सबका हौसला बढ़ाने के लिए तस्वीरें बनाता रहा। उसने अरीना की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर बनाई, लेकिन इसकी बनाई गई आखिरी पेंटिंग साबित हुई। कुछ देर बाद तोमास भी मर गया। उसे भी वहीं दफन करके ग्रुप आगे बढ़ गया। कुछ दिन बाद जॉन ने दूर पहाड़ियां देखी और कहा कि वहां उन्हें पानी मिल सकता है, लेकिन स्मिथ इतना कमजोर हो चुका था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा कि मुझे यहीं छोड़ दो। जॉन ने जोरोन और अंद्रेस को आगे भेजा और खुद स्मिथ के साथ रुक गया, जो कि गिर चुका था। शाम तक वो उसे घसीट कर कैंप तक ले आया, लेकिन बदकिस्मती से वहां अभी भी पानी नहीं मिला था। अगले दिन जोरोन की आंख एक अजीब एहसास से खुली। एक सांप उसकी टांगों के बीच गुजर रहा था। उसने फौरन उसका पीछा किया। जहां सांप गया था वहां एक छोटा सा पानी का घड़ा मिल गया। सब ने पानी पिया और थोड़ा सा स्मिथ को भी पिलाया। फिर उस सांप को पकड़कर पका लिया और खाया। रात को स्मिथ ने जॉन से कहा मुझे छोड़ दो, लेकिन जॉन ने कहा कि जब तक तुम जिंदा हो हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। बातों बातों में जॉन ने अपनी बीवी का जिक्र किया कि मैं बस उसे एक बार दोबारा देखना चाहता हूँ। ये बात स्मिथ के दिल को छू गई। अगले दिन वो आगे बढ़ने के लिए उठ खड़ा हुआ और उन्हें जल्द ही एक नदी भी मिल गई। पानी मिलते ही सब में नई ताकत आ गई। वो पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे और आखिरकार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्रॉस करके हिमालय तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक छोटा सा निशान मिला जो तिब्बत को शो करता था। बर्फीली पहाड़ियों में उन्हें एक मोंक मिला जिसने उन्हें बताया कि इंडिया करीब है और उन्हें पास ही एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ले गया। वहां उन्हें आखिरकार इतने लंबे सफर के बाद असल खाना मिला। मोंक्स के लीडर ने कहा कि इंडिया जाना है तो थोड़ा इंतजार करो, बर्फ का तूफान खत्म होने दो वरना तुम लोग बच नहीं पाओगे। सोने से पहले जॉन ने कहा कि हमें निकलना चाहिए, इंडिया में ही हम सेफ रहेंगे। लेकिन बाकी लोग मोंक्स की बात से सहमत थे और रुकना चाहते थे। फिर वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करने लगे। अंग्रेज जर्मनी और रशिया के खिलाफ जंग में शामिल होना चाहता था। जोन चाहता था कि थॉमस की बनाई हुई तस्वीरें न्यूज़पेपर में छुपवाए और दुनिया को अपनी कहानी बताए। जॉन पोलैंड वापस नहीं जा सकता था, इसलिए सिर्फ चलना चाहता था। स्मिथ अमेरिका जाना चाहता था और उसने कहा कि मैं चाइना की तरफ जाऊंगा। मोंक्स ने वादा किया कि उनका कॉन्टैक्ट अमेरिका भेज सकता है। अगली सुबह जॉन ने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। जब जोरोन और अंद्रेस ने देखा तो वो स्मिथ को आखिरी अलविदा कहकर जॉन के पीछे चल दिए। कुछ देर बाद तीनों आखिरकार इंडिया पहुंच गए। इंडिया के लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और उनकी मदद भी की। अगले 50 सालों तक जॉन का कोई भी एक ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर आखिरकार पोलैंड आजाद हुआ। जॉन ने अपना पुराना घर ढूंढा और छुपाई हुई चाबी से दरवाजा खोला। अंदर जाते ही खुशी से भर गया क्योंकि उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। तो कैसी लगी आपको ये खूबसूरत कहानी? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।